ATT, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट। हम लोग आज पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। जो ड्रग्स हम लोग यूज करेंगे उनको हम लोग कहेंगे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, और जो हम लोग ट्रीट कर रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट। यहाँ पे देखते हैं कि जो ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं उनको हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। जो कन्वेंशनली यूज करते हैं, जो आपके सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस में यूज होता है, उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग। अगर इनसे काम नहीं चलता तो हम लोग सेकेंड लाइन ड्रग यूज करते हैं। सेकेंड लाइन से काम नहीं चलता है तो हम लोग एक तरह से थर्ड लाइन ड्रग्स यूज करते हैं, जिनको हम लोग अदर ड्रग्स कह के क्लासिफाई करते हैं। मेरे ख्याल से सारी ड्रग्स सबको पता होंगी। फर्स्ट लाइन ड्रग्स लिख लेते हैं सबसे पहले। पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन भी फर्स्ट लाइन ड्रग में आता था, लेकिन अब उसको हम लोगों ने सेकेंड लाइन में कर दिया है। जितने भी ड्रग्स हम इंजेक्शन से देंगे सब सेकेंड लाइन में आएंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग में HREZ। H का मतलब है आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड। इसके अलावा R फॉर रिफैम्पसिन, E फॉर इथेम्ब्यूटॉल, Z फॉर पायराजिनामाइड। यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं, नाउ स्ट्रेप्टोमाइसिन इज कंसिडर्ड एट सेकंड लाइन ड्रग। नाउ स्ट्रेप्टोमाइसिन is considered as second line anti-tubercular drug। एंटी टीबी ड्रग। तो ये हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि जो फर्स्ट लाइन होते हैं HREZ, आइसोनियाजिड, रिफैम्पसिन और इथेम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड। इसको इस ऑर्डर में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो डोज हम लोग यूज करते हैं यूजुअली वो वेट के हिसाब से करते हैं, और वो डोज बढ़ता हुआ जाता है इसी ऑर्डर में। सेकेंड लाइन ड्रग की अगर बात किया जाए, सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की बात किया जाए तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकेंड हम लोग लिख लेते हैं लीवोफ्लॉक्सासिन। लीवोफ्लॉक्सासिन। इसके अलावा कुछ और इंजेक्टेबल ड्रग्स होते हैं जैसे कानामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, एमिकासिन। लीवोफ्लॉक्सासिन का ऑल्टरनेट हम लोग मॉक्सीफ्लॉक्सासिन भी देते हैं। फ्लॉक्सासिन ये आपके फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स FQ। इसके अलावा हम लोग यूज करते हैं कुछ और इंजेक्टेबल्स जैसे कैप्रियोमाइसिन और कानामाइसिन। एमिकासिन भी दे सकते हैं। तो देखा जाए तो सब कुछ हम लोग एंटीबायोटिक्स ही दे रहे हैं, लेकिन ये जो एंटीबायोटिक्स होंगी ये टीबी के लिए ज्यादा आपकी इफेक्टिव होंगी। यहाँ पे हम लोग CM नाम से इसको करते हैं, KM नाम से, और एमिकासिन को AM से डिनोट करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात किया जाए तो हम लोग सिंपल S से, लियोफ्लॉक्सासिन को LFX और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन को MFX। ये इनके शॉर्ट फॉर्म्स हैं। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स रिफेम्पसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड एंड इथेम्ब्यूटॉल। और सेकेंड लाइन ड्रग्स में हमने देख लिया कुछ इंजेक्टेबल ड्रग्स हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन और कैप्रियोमाइसिन, कानामाइसिन और एमिकासिन। इसके अलावा कुछ फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं। अभी हमारे थर्ड लाइन नहीं है। ये सब आपके इंक्लूडिंग स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्टेबल ड्रग्स हैं जिनको हमें IM इंजेक्शन के थ्रू देना होगा। कुछ अदर ड्रग्स लिख लेते हैं, अगर इनसे भी काम नहीं चलेगा तो हमें अदर ड्रग देना पड़ेगा।
हम लोग आगे पढ़ेंगे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, सेंसिटिव टीबी, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, तो वहां पे देख लेंगे। अदर ड्रग्स की बात किया जाए तो लाइनाजोलिड दे सकते हैं, और इसके अलावा पास दे सकते हैं, अभी देख लेंगे। पैरा इम्यूनो सैलिसिलिक एसिड होता है ये, बीडाक्विलीन दे सकते हैं, ठीक है, एसेट्रा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कुछ ड्रग्स आपकी हम लोग तब यूज करेंगे जब हम लोग ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट करके देखेंगे। अगर सारी ड्रग से सेंसिटिव है तो ये 4 ड्रग्स आपकी एनफ है ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए। लेकिन अगर इनमें से किसी से रेजिस्टेंस आ जाता है, इवन किसी एक से भी, तो हमें उस ड्रग को यहाँ से हटा देना पड़ेगा और इनमें से कोई ड्रग ऐड कर देनी पड़ेगी। बाई चांस और भी किसी ड्रग से रेजिस्टेंस है, तो अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस या एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस है तो हमें यहाँ से भी कुछ ड्रग पिक करके रेजिमेन में फिट करना पड़ेगा। तो जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, पहले RNTCP था, अब वो सब चेंज हो गया है। आजकल चलता है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। अब हम लोग चाहते हैं टीबी डिसीज को एलिमिनेट किया जाए, ठीक है, आगे चल के, ताकि टीबी को इरेडिकेट किया जा सके। कुछ कंट्रीज में हो गया है ऐसा कुछ, लेकिन इंडिया में तो सबसे कॉमन डिसीज ही टीबी है। इसके लिए गवर्नमेंट एफर्ट ऐसा कुछ कर रही है कि ये कम से कम एक लेवल से कम हो जाए, ट्रांसमिशन बहुत कम हो जाए, तो हम कहेंगे एलिमिनेट हो गई है। किसी भी इंसान में टीबी ना रह जाए, बैक्टीरिया को ही हम लोग वाइप आउट कर दें, तो हम लोग कहते हैं इरेडिकेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में ऐसा किया गया, ऐसा गाइडलाइन रखा गया है कि हम लोग अब जो है कैटेगरी वगैरह एबॉलिश कर दिए हैं। जैसे पहले कैटेगरी 1 होता था, 2 होता था, हम लोग कहते थे रिलैप्स हो गया है, ट्रीटमेंट फेलियर हो गया है, या डिफॉल्ट हो गया, मतलब पेशेंट ने ड्रग जैसे एडवाइस किया गया था वैसा लिया नहीं, छोड़ दिया। तो लिख लेते हैं नाउ कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, ये सब एबॉलिश कर दिए गए हैं, हैव बीन एबॉलिश्ड। आप लोग पढ़ते रहोगे, कुछ को हम लोग कहते थे रिलैप्स हो गया, कभी हम लोग कहते थे कि डिफॉल्ट कर गया, वो सब हटा दिया गया है। नाउ ओनली 2 कैटेगरीज, ओनली 2 कैटेगरीज। इन 2 कैटेगरीज की अगर बात किया जाए तो टीबी चाहे ड्रग सेंसिटिव टीबी होगी या ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होगी। अगर फर्स्ट लाइन से सेंसिटिव है तो हम लोग कहेंगे ड्रग सेंसिटिव टीबी है। अगर फर्स्ट लाइन में से किसी भी ड्रग से रेजिस्टेंट है तो हम लोग कह देंगे इट इज ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। लिख लेते हैं ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस या ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, एक कैटेगरी ये हो गई, हियर बैक्टीरिया इज sensitive to all first line anti-tubercular drugs, to all first line anti-tubercular drugs। लेकिन यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा है ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस से DRTB है ना। ये आपका हो गया ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस, और ये हो गया आपका ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ पे देखा गया टू इवन सिंगल ड्रग, टू इवन सिंगल एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, ड्रग ऑफ फर्स्ट लाइन। अगर एक ड्रग से भी रेजिस्टेंट हो गया उसको, तो हम लोग उसे एज ए ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस ट्रीट करेंगे। फिर से देख लेते हैं अभी तक हम लोगों ने कितना पढ़ा है। सबसे पहले बात किया गया कि हम लोग टीबी के ट्रीटमेंट को कहते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट। फर्स्ट लाइन ड्रग्स आप लोग पढ़ चुके हो, आइसोनियाजिड, रिफेम्पसिन, इथाम्ब्यूटॉल और पायराजिनामाइड। आगे चल के हम लोग इनकी टॉक्सिसिटी और डोजेस के बारे में भी पढ़ लेंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन को भी पहले हम लोग फर्स्ट लाइन मानते थे, लेकिन अब स्ट्रेप्टोमाइसिन या कोई भी अगर इंजेक्टेबल ड्रग देना पड़ रहा है, मतलब ओरल के अलावा, तो हम लोग उन्हें सेकेंड लाइन में रखेंगे।
यहाँ पे सेकेंड लाइन की बात किया जाए तो ये भी इंजेक्टेबल है, इंट्रामस्कुलर, और ये सब भी इंजेक्टेबल है। तो इंजेक्टेबल्स में स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, कैनामाइसिन और एमिकासिन। इसके अलावा कुछ फ्लोरोक्विनोलोन्स हम लोग लेते हैं, ये भी आपके सेकेंड लाइन ड्रग्स में आते हैं और डिनोट करते हैं कंपोजिटली एज एफक्यू। बाकी ये एलएफएक्स और एमएफएक्स ये आपके लियोफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हो गए। फिर फाइनली हमारे पास अगर उनसे भी काम नहीं चला तो हमें थर्ड लाइन या अदर ड्रग्स करके कैटेगराइज करते हैं। इनमें भी कुछ ड्रग्स हैं, जैसे जैसे आप आगे जाओगे फर्स्ट लाइन से आगे, तो हमें मजबूरी में वो सब स्टार्ट करने होते हैं। फर्स्ट लाइन देखा जाए तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है और सबसे कम टॉक्सिसिटी फर्स्ट लाइन ड्रग से होती है, लेकिन अगर उन ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है तो आपको आगे जाना पड़ेगा। तो दूसरे ड्रग्स हम तब यूज करते हैं जब फर्स्ट लाइन ड्रग से काम ना चल पा रहा हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट लाइन कोई पेशेंट ले रहा है, आपने ड्रग सेंसिटिविटी कराई तो उसमें किसी ड्रग से रेजिस्टेंट आ गया, चाहे ड्यूरिंग ट्रीटमेंट या पहले से। ठीक है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, अब जो है ट्यूबरक्लोसिस को हम लोग ट्रीट करते हैं केवल दो कैटेगरी बना के। एक ड्रग सेंसिटिव होगा जिसमें सारी फर्स्ट लाइन से काम चल जाएगा आपका, उसके बाद ड्रग रेजिस्टेंट होगा जिसमें केवल कि एक भी अगर ड्रग से रेजिस्टेंट है तो हमें रेजिमेंट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग रिफेम्सिन, आइसोनियाजिड, इथाम्ब्यूटॉल और पायराजिनामाइड से ट्रीट कर देते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या ड्रग्स होती हैं एक चार्ट के थ्रू। यहाँ पे हमारे पास कुछ चार्ट्स हैं तो इसको भी इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए इतनी सारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं। अगर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की बात किया जाए तो इनको वेट के अकॉर्डिंग देते हैं। HREZ के फॉर्म में हम लोगों ने लिखा है, बच्चा होता है 5, 10, 15, 20 इस रेशियो में लगभग देते हैं, लेकिन एडल्ट है तो हम लोग इनको इस तरीके से कैटेगराइज कर लेते हैं 16 से 29 kg, 30 से 45 kg, 46 से 70 kg और मोर देन 70 kg। इस चार्ट में सारे ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं, कितने डोज में देंगे वो भी मेंशन किया गया है। तो जब कोई पेशेंट को हम लोग रजिस्टर करते हैं एज ए टीबी पेशेंट तो उनके लिए डॉट सेंटर बने होते हैं, वहाँ इसी हिसाब से उनको टैबलेट्स मिलते हैं किट के फॉर्म में। उस पे सब कुछ डायरेक्शंस भी लिखे होते हैं कि कौन सी टेबलेट खाना खाने के पहले खाना है, कौन सी टेबलेट खाना खाने के बाद खाना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रिफेम्सिन, आइसोनियाजिड, इथम्ब्यूटॉल और पायराजिनामाइड ये आपकी फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स कम टॉक्सिक होती हैं और ज्यादा इफेक्टिव भी होती हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोग ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट इन्हीं चार ड्रग्स का कराएं। अगर पेशेंट के बैक्टीरिया सेंसिटिव हैं तो इन्हीं 4 से 6 मंथ के अंदर वो ठीक हो जाएगा। तो जो शुरू में हम लोग देते हैं उसको हम लोग कहते हैं, ज्यादा ड्रग्स रखते हैं वहाँ पे हम लोग कहते हैं कंटिन्यूएशन इंटेंसिव फेज। बाद में 4 ड्रग और देते हैं उसको 2 मंथ के लिए, टोटल 6 हो जाता है। बाद में जो 4 मंथ और देते हैं उसको हम लोग कंटिन्यूएशन फेज कहते हैं। इसके अलावा आप देखिए सेकेंड लाइन ड्रग्स आपके स्टार्ट हो गए जिसमें लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, हाई डोज मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। ठीक है, ये आपके सेकेंड लाइन ड्रग्स हैं। अब यहाँ पे देखिए थर्ड लाइन इन्होंने दे दिया बिडाक्विलिन। ये ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में 6 महीने के लिए आपको बिडाक्विलिन देनी होती है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ डोज के साथ दे रखा है, कैसे कैसे दोगे आप इस ड्रग को। और इस ड्रग को हम लोग 3 टाइम्स अ वीक मतलब ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट दे देते हैं। एक बात और है, पहले हम लोग ड्रग्स को ऑल्टरनेट दे देते थे, अब हम लोगों ने देखा है अगर डेली रेजिमेंट दे रहे हैं तो वो सुपीरियर होता है। तो डॉट्स ने जो ऑल्टरनेट डे देना शुरू किया था उसको डेली रेजिमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। इसके अलावा लाइनेजोलिड एक हायर एंटीबायोटिक है, ये भी आप देख पा रहे हो यहाँ पे है। क्लोफाजिमीन, साइक्लोसेरिन, डेलामेनिड ये भी काफी यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज में है एमडीआर के बिडाक्विलिन। इसके अलावा कुछ और हायर एंटीबायोटिक्स आप देख पा रहे हो, मीरोपिनम। कुछ इंजेक्टेबल ड्रग्स की बात हुई थी अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो ये आपके इंजेक्टेबल ड्रग्स हो गए। ये आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर फॉर्म में आप इनको दोगे। और यहाँ पे देख रहे हैं आप लास्ट में पायरिडॉक्सिन है, पायरिडॉक्सिन का मतलब विटामिन B6 है। तो जब किसी को आइसोनियाजिड देते हैं तो उसकी वजह से विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसको आप कहते हो पेरिफेरल न्यूराइटिस। ठीक है, तो पेरिफेरल न्यूराइटिस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 या कुछ न कुछ मल्टी विटामिन भी टीबी के पेशेंट को देते हैं। देखिए गवर्नमेंट ने एलिमिनेट करने की कोशिश की है ट्यूबरक्लोसिस को,
तो केवल ड्रग दे के नहीं, एक तो अवेयरनेस बढ़ाया उन्होंने, दूसरा काम उन्होंने ये किया है कि जब पेशेंट को हम लोग एटीटी देने के लिए रजिस्टर करते हैं या उसको लेबल करते हैं ट्यूबरकुलर पेशेंट है, तो उसको गवर्नमेंट 500 रुपीज पर मंथ प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए अलग से देती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है वीक में या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग डोज भी इस चार्ट से देख सकते हैं, और जो हमारे पास डॉट सेंटर पे अवेलेबल ड्रग्स होती हैं वो भी इसी फॉर्म में इसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बना के दी जाती हैं। अब हम लोग कुछ लाइंस और लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट चार्ट पे चलेंगे। ये डोजेस से रिलेटेड हो गया, ये रेजिमेन से रिलेटेड हो गया है, और ये रेजिमेन में कैसे कैसे हम लोग ड्रग्स ऐड कर सकते हैं अगर एमडीआर है तो ये हो गया है। पहले कुछ चीज और लिख लेते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग्स, फर्स्ट लाइन ड्रग्स का मतलब आप समझ रहे हैं कौन कौन से हैं। आइसोनियाजिड, रिफेम्पसिन, इथम्बुटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन आर मोर एफिकेशियस एंड लेस टॉक्सिक। तो देखा जाए तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स ही हमारी मेन ट्रीटमेंट के चॉइस होते हैं, लेकिन अगर इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है तो हमें सेकेंड लाइन थर्ड लाइन पे शिफ्ट करना पड़ जाएगा। और अगर कहीं ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस है, ड्रग सेंसिटिव टीबी, तो ड्रग सेंसिटिव टीबी में हमें क्या करना होता है, यहाँ पे टोटल 6 मंथ ड्यूरेशन है ट्रीटमेंट का, टोटल 6 मंथ्स ड्यूरेशन। काफी इजी है, केवल हमें फर्स्ट लाइन ड्रग का यूज करना है। शुरू में हम लोग चारों ड्रग देंगे जो फर्स्ट लाइन पढ़े थे, बाद में हम लोग पहले 2 ड्रग देते थे, रिफेम्पसिन और आइसोनियाजिड। अब हम लोगों ने इथम्ब्यूटॉल को भी बढ़ा दिया है। तो टोटल 6 मंथ ड्यूरेशन दोगे, और इसको यहाँ लिख लीजिए, इसमें से 2 मंथ आप ज्यादा ड्रग दोगे और बाकी 4 मंथ आप कुछ कम ड्रग्स दोगे। तो यहाँ पे 2 मंथ आपको देने हैं चारों ड्रग, इसीलिए इसको कहते हो इंटेंसिव फेज। इंटेंसिव फेज, इंटेंसिव फेज की बात किया जाए तो यहाँ पे आप सारी ड्रग्स दोगे, RHEZ, ठीक है, चारों ड्रग दोगे। पहले यहाँ पे केवल 2 ड्रग कंटिन्यू करते थे, लेकिन अब यहाँ पे 3 ड्रग कंटिन्यू करने लगे हैं, इसको आप कहते हो कंटिन्यूएशन फेज। कंटिन्यूएशन फेज, कंटिन्यूएशन फेज की बात किया जाए तो याद रखिएगा पहले आपके केवल R और H मतलब रिफेम्पसिन और आइसोनियाजिड सेम डोज में कंटिन्यू कर देते थे, लेकिन अब यहाँ पे इथम्ब्यूटॉल को भी ऐड कर दिया है। तो जो टोटल ड्यूरेशन होता है आपके ट्रीटमेंट का वो ओनली 6 मंथ्स, टोटल ड्यूरेशन ओनली 6 मंथ्स। मत भूलिएगा कि यहाँ पे एक ड्रग और देंगे, दैट इज पायरिडॉक्सिन, क्योंकि जब भी आइसोनियाजिड देते हैं हम लोग, आइसोनियाजिड के साथ विटामिन B6 बॉडी में कम हो जाता है, इसी की वजह से पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है। अभी ड्रग के टॉक्सिसिटी में और पढ़ लेंगे। पेरिफेरल न्यूराइटिस मतलब आपका नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होगा, पेरिफेरल नर्व्स इन्वॉल्व होंगी, तो यहाँ पे पेरिफेरल न्यूराइटिस होगा, इसलिए ऑलवेज एड पायरिडॉक्सिन मतलब विटामिन B6, ठीक है, अलोंग विद ATT। ऊपर हम लोगों ने डोज देख लिया था, मिनिमम 50 एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, मिनिमम 50 मिलीग्राम देंगे। और जहां तक पायरिडॉक्सिन की बात किया जाए तो इसका मार्केट नेम होता है बेनेडोन, मार्केट नेम बेनेडोन, ठीक है। अगर B6 हम लोग बेनेडोन के फॉर्म में दे रहे हैं तो भी ठीक है, मल्टीविट के फॉर्म में भी दे सकते हैं जिसमें B6 आपका एटलीस्ट 50 मिलीग्राम हो। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने बात की फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आर दी मोस्ट इफेक्टिव एंड लीस्ट टॉक्सिक। कुछ टॉक्सिसिटी होती है उनकी बात करेंगे हम लोग, लेकिन अगर सेकेंड थर्ड लाइन की बात किया जाए तो बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। यहाँ पे 6 मंथ्स टोटल ड्यूरेशन होगा, हम लोगों ने इसे डिवाइड किया है 2 मंथ इंटेंसिव फेज और उसके बाद 4 मंथ आपका कंटिन्यूएशन फेज। इंटेंसिव फेज में हम लोग ज्यादा ड्रग्स देते हैं और आपका कंटिन्यूएशन फेज में कम करके हम लोग R और H देते थे, लेकिन अब इथम्ब्यूटॉल को बढ़ा दिया गया है क्योंकि अब हम लोग टीबी को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। हम लोग जो ट्रीटमेंट है उसे ज्यादा एग्रेसिव वे में लेके जा रहे हैं।
अगर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की बात किया जाए तो डिपेंड करता है कितने ड्रग से रेजिस्टेंट है। ज्यादा ड्रग से रेजिस्टेंट होगा तो हम लोग एमडीआर या एक्सडीआर की बात करेंगे। कम ड्रग से रेजिस्टेंट होगा तो हम लोग बात करेंगे मोनो ड्रग रेजिस्टेंट, पॉली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के लिए, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस है तो कब हम लोग किस टाइप के ड्रग रेजिस्टेंस की बात करेंगे, और फिर उसमें आगे चल के हम लोगों को क्या रेजिमेन देना पड़ेगा। ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरक्लोसिस बहुत सिंपल था, आप लोगों ने देख लिया है, 6 मंथ ड्यूरेशन दोगे और इस तरीके से पेशेंट में क्लिनिकल इंप्रूवमेंट 6 मंथ्स में पूरी तरह से आ जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस किसी एक ड्रग से भी हो सकता है, कई ड्रग से भी हो सकता है। सिंपल सी बात है, अगर किसी एक ड्रग से रेजिस्टेंट होगा तो आप लोग कहोगे मोनो रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला केस केवल एक ड्रग से रेजिस्टेंस है, नाम ही है मोनो रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। तो इसको हम लोग MRTB नाम से डिनोट करते हैं। लिख लेते हैं, पेशेंट इज रेजिस्टेंट टू वन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। जब भी हम लोग रेजिस्टेंट की बात करते हैं तो शुरू में हम लोग केवल रेजिस्टेंस प्राइमरी ड्रग से चेक कराते हैं, क्योंकि हमें प्राइमरी ही देना होता है फर्स्ट लाइन, उससे नहीं होगा तभी हमें सेकंड लाइन कराना होता है। तो मोनो रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस का मतलब किसी एक प्राइमरी या फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से रेजिस्टेंट हो पेशेंट। लिख लेते हैं, पेशेंट रेजिस्टेंट टू एनी वन फर्स्ट लाइन ATT। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल था, मोनो ड्रग रेजिस्टेंट। और आगे आप जाओगे तो यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई पेशेंट मोनो ड्रग रेजिस्टेंट है, उसमें पर्टिकुलरली आइसोनियाजिड या रिफेम्सिन रेजिस्टेंस होगा तो रेजिमेन हमें ज्यादा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड लिख लेते हैं, आइसोनियाजिड रेजिस्टेंट, आइसोनियाजिड रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। आइसोनियाजिड रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस को हम लोग डिनोट करेंगे HRTB। ठीक है, आइसोनियाजिड को हम लोग H से भी करते हैं, HRTB। यहाँ पे हो सकता है मोनो ड्रग रेजिस्टेंट में केवल आइसोनियाजिड से हो, लेकिन अगर आइसोनियाजिड से है तो हमें उसे अलग से पता करना होता है कि वो मोनो आइसोनियाजिड रेजिस्टेंट है कि नहीं है। तो हो सकता है ये पॉली ड्रग रेजिस्टेंस का पार्ट हो सकता है MDR का पार्ट हो, लेकिन अगर आइसोनियाजिड से रेजिस्टेंस है तो हम लोग आइसोनियाजिड रेजिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन अगर केवल हम लोग जैसे मान लो MDR बोलेंगे तो उसमें आइसोनियाजिड और रिफेम्सिन दोनों का रेजिस्टेंस होगा। आइसोनियाजिड रेजिस्टेंस बोलेंगे तो या तो इसको समझ लेंगे मोनो ड्रग रेजिस्टेंस है, या तो ये समझ लेंगे अभी यहाँ पे रिफेम्सिन से रेजिस्टेंस नहीं हुआ है, नहीं तो हम उसे MDR बोलने लगेंगे। लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस टू आइसोनियाजिड is present but not to रिफेम्सिन। अगर रिफेम्सिन से भी हो जाएगा, चलिए किसी और ड्रग से हो गया तो पॉली ड्रग रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर रिफेम्सिन से भी हो गया तो ये MDR TB हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB। अब हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं जो हो गया है पॉली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। पॉली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, इसको हम लोग PDR TB नाम से डिनोट करते हैं, पॉली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो पहले हम लोगों ने बात किया था एक ड्रग से रेजिस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा तभी तो पॉली है, लेकिन रिफेम्सिन और आइसोनियाजिड दोनों एक साथ ना हो, नहीं तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे, मोर देन वन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कौन सी, फर्स्ट लाइन वाली, फर्स्ट लाइन रेजिस्टेंस apart from rifampicin,
रिफेम्पसिन से ना हो, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, रिफेम्पसिन को हम लोगों ने एकदम अलग कैटेगराइज कर रखा है, क्योंकि रिफेम्पसिन से अगर रेजिस्टेंस होता है तो देखा जाता है कि और भी ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होता है, तो एमडीआर और एक्सडीआर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अगली कैटेगरी में हम लोग लिख लेते हैं रिफेम्पसिन रेजिस्टेंस। तो हमें जानना होता है कि पर्टिकुलर स्पेसिमेन रिफेम्पसिन या आइसोनियाजिब से अलग से रेजिस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है, अलग से जानना होता है। जैसे पॉली कह दिया तो चलो ठीक है, पायरासिनामाइड से रेजिस्टेंस है, इथाम्ब्यूटॉल से रेजिस्टेंस है, अलग से जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर रिफेम्पसिन और आइसोनियाजिड के रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो हमें अलग से पता होना चाहिए कि हाँ यही पर्टिकुलर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है कि नहीं है। अगला लिख लीजिए, रिफेम्पसिन रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। रिफेम्पसिन रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस लिख लेते हैं यहाँ पे, रिफेम्पसिन रेजिस्टेंट टीबी। तो रिफेम्पसिन रेजिस्टेंट टीबी की बात किया जाए तो अगर केवल इससे रेजिस्टेंस है तो मोनो ड्रग रेजिस्टेंस है ना, केवल रिफेम्पसिन से। और अगर इसके साथ आइसोनियाजिब भी इन्वॉल्व हो गया तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है। उसके साथ आगे फ्लोरोक्विनोलोन्स और न्यूअर ड्रग से भी अगर रेजिस्टेंट हो गया तो अब तो आप लोग कहते हो कि वो एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ठीक है, देख लेते हैं, आइदर आइसोलेटेड रिफेम्पसिन रेजिस्टेंस जो कि हम लोगों ने ऊपर लिखा ही है, और एज ए पार्ट ऑफ एमडीआर और एक्सडीआर, रिफेम्पसिन रेजिस्टेंस और as a part of multi-drug resistance tuberculosis and extensive drug resistance tuberculosis। अभी आगे देख लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। फिफ्थ, ये आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों को एमडीआर ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है तो ट्रीटमेंट 2 साल तक चल सकता है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग एमडीआर टीबी, मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। ऐसा नहीं कि हम लोग इतनी सारी डिफिनेशंस इसलिए याद कर रहे हैं कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, क्लिनिकल एस्पेक्ट है, इसी हिसाब से भी हम लोग आगे रेजिमेन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस अगेंस्ट बोथ रिफेम्पसिन एंड आइसोनियाजिड। कहीं किसी ऊपर कैटेगरी में भी हम लोगों ने बोथ को नहीं लिया था। अगर चलिए मान लीजिए रिफेम्पसिन रेजिस्टेंट लिया है तो चलिए इसमें भी रिफेम्पसिन के रेजिस्टेंस है, तो कह सकते हैं रिफेम्पसिन रेजिस्टेंट टीबी ये भी है, लेकिन उसके साथ आइसोनियाजिब भी रेजिस्टेंस है, 2 ड्रग है, ये हमारा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस है। पॉली ड्रग नहीं है, पॉली में रिफेम्पसिन आइसोनियाजिब एक साथ रेजिस्टेंट नहीं होगा और बाकी अदर ड्रग्स के कॉम्पोजिशन के साथ हो सकता है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है तो एमडीआर टीबी है। देखा गया जब इन दोनों से रेजिस्टेंस होता है तो किसी न किसी और ड्रग से रेजिस्टेंस मिलने का चांस होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस माइनस, और किससे रेजिस्टेंस हो सकता है, प्लस माइनस फ्लोरोक्विनोलोन से। फ्लोरोक्विनोलोन्स भी हम लोगों ने आगे देख लिया था, जैसे लीवोफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, इसके पहले ही हम लोगों ने देखा था। या प्लस माइनस आपका इंजेक्टेबल ड्रग्स भी हम लोगों ने देख लिए थे, इंजेक्टेबल ड्रग्स, है ना। एक तो ये दोनों सेकंड लाइन है, फर्स्ट लाइन तो है नहीं, हम लोगों ने ऊपर देख लिया था, सेकंड लाइन है, और दूसरा इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, तो इसको हम लोगों ने एमडीआर टीबी में क्लासिफाई किया है। लेकिन बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट एमडीआर टीबी के लिए यही है कि आइसोनियाजिड और रिफेम्पसिन दोनों से रेजिस्टेंट हो। ये एडिशनल है, देखा गया है कि इनसे भी रेजिस्टेंस अक्सर मिलता है, तो रेजिमेन हमें चेंज ही करना है, हमें यही सारी ड्रग्स बाद में देनी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एमिकासिन, इंजेक्टेबल ड्रग की बात किया जाए स्ट्रेप्टोमाइसिन और कैप्रियोमाइसिन और कैनामाइसिन, इन ड्रग से भी रेजिस्टेंट हो। देखो यहाँ प्लस माइनस लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से इसको समराइज कर सकते हैं। एमडीआर ट्यूबरक्लोसिस की अगर बात किया जाए तो रिफेम्पसिन से भी रेजिस्टेंट है, प्लस
आइसोनियाजिड से भी रेजिस्टेंस, ये तो पक्का हो गया, ये एमडीआर हो गया। अगर यहाँ पे प्लस माइनस देखा जाए तो प्लस माइनस आपका फ्लोरोक्विनोलोन हो गया। प्लस माइनस देखा जाए तो और आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, इंजेक्टेबल ड्रग्स भी ले सकते हैं, इंजेक्टेबल ड्रग्स। तो देखा जाए तो ये बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट था और ये इतने चीजें और हो सकते हैं। लेकिन मैंने ये अभी तक बिल्कुल नहीं कहा है कि रिफेम्सिन से भी रेजिस्टेंस हो, आइसोनियाजिड से भी रेजिस्टेंस हो, प्लस फ्लोरोक्विनोलोन से भी रेजिस्टेंस हो, प्लस इंजेक्टेबल से भी रेजिस्टेंस हो। अगर ऐसा हो जाएगा, चारों ड्रग से रेजिस्टेंस हो जाएगा, इससे भी, अब ये XDR हो जाएगा, मतलब एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 6, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, XDR-TB, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस TB, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट TB। ये ट्रीट करना बहुत टफ होता है, इसमें बहुत ड्रग सेंसिटिविटी करानी पड़ती है, फिर देखना पड़ता है फाइनली किन पर्टिकुलर ड्रग से पेशेंट सेंसिटिव है, उसी से फिर पेशेंट को ट्रीट करते रहते हैं 2 साल तक। बीच बीच में कल्चर, स्प्यूटम, ये सब कराते रहते हैं। जब फुली सारा कल्चर और नेगेटिव आ जाता है और क्लिनिकल इंप्रूवमेंट होता है, तब जाके कहीं टीबी की दवा बंद होती है। इवन 2 साल से भी ज्यादा लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, अगर ऐसा कोई सिनेरियो आ जाए तो ये MDR टीबी नहीं है, ये XDR टीबी है ना, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का मतलब है कि रिफेम्सिन और आइसोनियाजिड से तो हो ही, उसके अलावा फ्लोरोक्विनोलोन से भी हो, या नहीं है और नहीं है, उसके अलावा इंजेक्टेबल ड्रग से भी हो, मतलब एक ही काफी नहीं था, ये दोनों इसके साथ हो, तब जाके ये एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस होगा। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा है उसको फिर से देख लेते हैं। और एक चीज और है, जैसे मान लीजिए आपको रिफेम्सिन रेजिस्टेंस कराना था तो आपने इसको जीन एक्सपर्ट या सीबी नेट से करा लिया था, लेकिन अगर बाकी रेजिस्टेंस आपको चेक करना है तो आपको लाइन प्रोब एसे या अलग से एक पर्टिकुलर ड्रग से ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग करानी पड़ेगी, जो कि अगर रिफेम्सिन का रेजिस्टेंस आ जाता है सीबी नेट में तो फिर हमें आगे लाइन प्रोब एसे लगवाना पड़ता है। फिर से इसको देख लेते हैं, ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के बारे में फिर से देख लेते हैं। एक भी अगर ड्रग से रेजिस्टेंट हो गया फर्स्ट लाइन तो हम लोग इसको लेबल कर देंगे ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। इसका रेजिमेन, इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग चलेगा, इसमें इंटेंसिव एक्सटेंसिव फेज का भी वो खत्म हो जाता है। मोनो ड्रग रेजिस्टेंस मतलब केवल एक फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग किसी से भी रेजिस्टेंट हो। पॉली की बात किया जाए तो आइसोनियाजिड रिफेम्सिन को छोड़ दीजिए, बाकी अगर एक या दो से ज्यादा ड्रग से रेजिस्टेंस है तो वो पॉली ड्रग रेजिस्टेंस है। कोई भी आपका बैक्टीरिया अगर वो आइसोनियाजिड से रेजिस्टेंस है तो हम लोग उसको अलग से लेबल कर देते हैं कि चाहे मोनो या पॉली में आइसोनियाजिड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होगे, रिफेम्सिन रेजिस्टेंस की बात किया जाए, अगर ये अकेला है तो चलो ठीक है, रिफेम्सिन हटा दो, बाकी रेजिमेन आप कंटिन्यू करो। अगर मान लो ये पायराजिनामाइड के साथ है तो भी बहुत खतरनाक नहीं है। तो किसी भी रेजिमेन में अगर ये आइसोनियाजिड के साथ पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब ये MDR टीबी है। और भी फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं उनके साथ होगा तो MDR नहीं बोलोगे। मान लीजिए रिफेम्पसिन प्लस इथाम्ब्यूटॉल के लिए रेजिस्टेंट है किसी के अंदर का टीबी बैक्टीरिया तो MDR नहीं हुआ, वो रिफेम्पसिन रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस हो गया। और देखा जाए तो उसमें आपका एक और ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगा, पायराजिनामाइड या इथाम्ब्यूटॉल। तो यहाँ पे हमें रिफेम्पसिन और आइसोनियाजिड को अलग से देखने की जरूरत होती है कि ये दोनों से रेजिस्टेंस अगर साथ में होगा तो पॉली नहीं होगा, वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जब हम लोगों ने आगे पढ़ा तो यहाँ पे पहली लाइन लिखी है, बेसिक रिक्वायरमेंट उसका केवल इतना ही है कि रिफेम्पसिन और आइसोनियाजिड दोनों से रेजिस्टेंट हो। इसके अलावा कुछ और है तो हम लोग इसको मान लेंगे कि इन ये ड्रग्स से अगर रेजिस्टेंस है तो बाकी से होने के चांसेस होते हैं। तो फ्लोरोक्विनोलोन की बात किया जाए, इससे भी रेजिस्टेंस आ सकता है इंजेक्टेबल से, लेकिन दोनों से नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज नहीं होगा। अगर सबसे रेजिस्टेंट हो गया फ्लोरोक्विनोलोन से भी, इंजेक्टेबल से, तो हम लोग कह देंगे एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। आप लोग सोच रहे होगे सबसे रेजिस्टेंट होगा तो देंगे क्या, हम लोगों ने कुछ अदर ड्रग्स की भी बात की थी, है ना,
जैसे बिडाक्विलिन वगैरह, तो वहाँ पे अब थर्ड लाइन या बाकी ड्रग्स यूज करेंगे। अब ऐसा नहीं कि आइसोनियाजिड्स हो गया, रिफेम्पसिन से हो गया, फ्लोरोक्विनोलोन से हो गया, या आपके इंजेक्टेबल्स हो गया, तो फर्स्ट लाइन में कोई बचा ही नहीं है। जो बचे हैं उसको दीजिए, जैसे इथम्ब्यूटॉल हो गया, जैसे पायराजिनामाइड हो गया, है ना। तो सबसे रेजिस्टेंट नहीं होगा, लेकिन चारों कैटेगरी के ड्रग से रेजिस्टेंट हो गया तो हम लोग इसको एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस कहेंगे। अब अगर बात किया जाए तो शॉर्ट में आज ये देख लेते हैं कि रेजिमेन हम लोग कौन सा फॉलो करते हैं, ठीक है। रेजिमेन या इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट इन एमडीआर टीबी या ड्रग सेंसिटिव टीबी। regimen used for drug resistant tuberculosis। अब आप लोग यहाँ पे देख पाओगे, इतना कैटेगराइज हमने इसलिए किया था कि हम ये देख लें आइसोनियाजिड, रिफेम्पसिन से अलग अलग कौन से बैक्टीरिया या किसके बैक्टीरिया रेजिस्टेंस है, या दोनों से रेजिस्टेंट एक साथ हैं कि नहीं है, या इनके साथ बाकी कैटेगरी या सेकेंड लाइन ड्रग से भी बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है कि नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कैटेगरी कि ऑल ओरल आइसोनियाजिड मोनो या पॉली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, मेनली हमने फोकस किया है कि यहाँ पे आइसोनियाजिड रेजिस्टेंस है। अगर आइसोनियाजिड रेजिस्टेंस होगा, ऊपर आप लोगों ने देख लिया था, जो रेजिमेन हम लोग नॉर्मली यूज करते थे वो हम लोग यूज करते थे HREZ, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको भी हटा देते हैं पॉली को। मान लीजिए आपके पेशेंट में रिफेम्पसिन नहीं, केवल आइसोनियाजिड रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस आ गई है। अगर केवल आइसोनियाजिड रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस आ गई है तो अब आपको क्या नहीं देना है, इसको नहीं देना है। लेकिन वहां पे हम लोगों ने डिवाइड किया था, एक इंटेंसिव फेस होगा और दूसरा एक्सटेंसिव फेस होगा। इंटेंसिव फेस में आप 2 महीने तक चारों ड्रग देते थे, उसके बाद 3 ड्रग को आप कंटिन्यूएशन फेज में कंटिन्यू कर देते थे 4 मंथ के लिए। तो यहाँ पे अब ये दे नहीं सकते क्योंकि इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ गया है। तो अब यहाँ पे इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूएशन फेज का भी मतलब खत्म हो जाएगा, और केवल एक ड्रग के अगेंस्ट अगर रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे हम लोगों ने सिंप्लीफाई करने के लिए केवल आपका आइसोनियाजिड रेजिस्टेंस ले लिया है, ठीक है। और जो हम रेजिमेन दे रहे हैं इसमें कोई इंजेक्टेबल देने का हमारा प्लान नहीं है, क्योंकि केवल एक ड्रग से रेजिस्टेंस अभी हम काम चला ले जाएंगे। तो सिंपली आप क्या करोगे, आइसोनियाजिड को रिप्लेस कर दोगे किसी एक फ्लोरोक्विनोलोन के साथ। ज्यादातर रिप्लेस करते हैं हम लोग मॉक्सीफ्लॉक्सासिन या लियोफ्लॉक्सासिन के साथ। तो यहाँ पे जो रेजिमेन बनता है हमारे पास, दैट इज लिवोफ्लॉक्सासिन। किसकी जगह हम लोगों ने ऐड कर दिया, आइसोनियाजिड की जगह, प्लस रिफेम्पसिन प्लस इथम्ब्यूटॉल प्लस पायराजिनामाइड। कितने दिन देंगे, सबको 6 मंथ देंगे यहाँ पे, इनटू 6 मंथ्स। तो अगर किसी को मोनो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी होता है लेकिन रिफेम्पसिन से रेजिस्टेंस नहीं है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल ले लिया जो सेकंड मोस्ट कॉमन होता है, दैट इज आइसोनियाजिड रेजिस्टेंस। तो आइसोनियाजिड नहीं देंगे, पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम ये करेंगे कि जो कंटिन्यूएशन और इंटेंसिव फेज था उसको खत्म करके टोटल 6 मंथ ट्रीटमेंट देंगे। तो देखा जाए अगर एक ड्रग से रेजिस्टेंस होता है अपार्ट फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, तो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन नहीं चेंज होता है, लेकिन ट्रीटमेंट के रेजिमेंट्स चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, ड्यूरेशन, यहाँ ब्रैकेट में एक चीज और लिख लेते हैं, सेंसिटिव टू रिफेम्पसिन। सेंसिटिव टू रिफेम्पसिन, रिफेम्पसिन से रेजिस्टेंस होगा तो कुछ और रेजिमेंट देना पड़ेगा, सेंसिटिव टू रिफेम्पसिन। तो हम लोग कोशिश करते हैं अगर फर्स्ट लाइन में कोई भी एक ड्रग नहीं दे पा रहे हैं तो उसकी जगह लिवोफ्लॉक्सासिन दे दें या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन दे दें। सबसे ज्यादा कॉमन होता है आइसोनियाजिड रेजिस्टेंस, तो मैंने आइसोनियाजिड लिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, टोटल ड्यूरेशन is still 6 months, but instead of isoniazid we give levofloxacin। आगे देखेंगे या उस डायग्राम में भी आप देख लोगे,
15 to 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे देते हैं फ्लॉक्सासिन ऑल ड्रग्स गिवन फॉर 6 मंथ्स। कुछ इसमें कम नहीं करना है। तो देखा गया आइसोनियाजिड की जगह हमने क्या यूज कर लिया, यहाँ पे रिफेम्सिन यूज कर लिया, सॉरी लीवोफ्लॉक्सासिन यूज कर लिया। और जो सारी ड्रग दे रहे हैं हम सबको कंटिन्यू करेंगे 6 मंथ के लिए। जैसे वहां पे इसको हम लोग बंद कर देते थे और इन तीनों को आइसोनियाजिड के साथ चलाते थे, यहाँ पे वो डिफ्रेंसिएशन खत्म हो गया। अब देख लेते हैं, अगर रिफेम्सिन रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, एमडीआर ट्यूबरक्लोसिस है या एक्सडीआर ट्यूबरक्लोसिस है, तो रेजिमेंट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो पहला कैटेगरी यहाँ पे था मोनो ड्रग रेजिस्टेंस है लेकिन उसमें रिफेम्सिन रेजिस्टेंस नहीं था। दूसरी कैटेगरी ये हो जाएगी चाहे रिफेम्सिन रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस हो जाए, चाहे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस हो जाए, चाहे एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस हो जाए। ये बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं फिर उसके बाद चैट सेक्शन में रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इंजेक्टेबल ड्रग्स का यूज करेंगे तो हम शॉर्ट रेजिमेन दे सकते हैं, मतलब पेशेंट को 9 to 11 मंथ में ठीक कर सकते हैं। लेकिन इंजेक्शन डेली लेना बहुत ही कम्बरसम है, तो हम लोग कभी कभी ऑल ओरल रेजिमेन, तो वो काफी लंबा होता है, वहाँ पे 18 to 20 मंथ या इवन 2 years लग जाते हैं। यहाँ पे ए लिख लेते हैं हम लोग, शॉर्टर एमडीआर टीबी रेजिमेन। तो शॉर्टर एमडीआर टीबी रेजिमेन में यहाँ पे एक लाइन सिंपली लिख लेते हैं, वी यूज इंजेक्टेबल्स। देखिए ओरल और इंजेक्शन लेने में काफी फर्क है। अगर इंजेक्टेबल से सेंसिटिव है तो हम लोग इंजेक्टेबल यूज करेंगे, और मान लीजिए पेशेंट इंजेक्टेबल लगवाने के लिए तैयार हो जाता है, तो यहाँ पे शॉर्टर रेजिमेन है। ऊपर हम लोगों ने अभी तक केवल 6 मंथ के रेजिमेन पढ़े हैं, यहाँ पे हम लोगों को फिर एक बार इंटेंसिव एक्सटेंसिव में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को 9 to 11 मंथ लगेगा, 9 to 11 मंथ। तो 9 to 11 मंथ की अगर यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस टाइप से दे देंगे। इसको शुरू में हम लोग देंगे 4 to 6 मंथ, फिर उसके बाद 4 to 6 मंथ्स, फिर उसके बाद कुछ ड्रग्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट 5 मंथ्स। तो अगर इनके टोटल को देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा 4, 5, 9 to 11 मंथ। ठीक है, 4 to 6 मंथ्स में भी कुछ ड्रग्स यूज करेंगे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमने स्पेसिफाई कर दिया है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होगा तो भी रिफेम्सिन रेजिस्टेंस तो होगा ही उसमें, ये तो रिफेम्सिन रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस ही है। एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस होगा तो भी रिफेम्सिन रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस है। मतलब रिफेम्सिन अब यहाँ कहीं पे भी ट्रीटमेंट सीन में नहीं आएगा। और हम लोगों ने पहले शॉर्टर रेजिमेन की बात की जिसमें हम लोग इंजेक्टेबल्स यूज करेंगे। तो अगर इंजेक्टेबल्स यूज कर पा रहे हैं, उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं है और पेशेंट को हम लोग इंजेक्टेबल दे पा रहे हैं, तो हम 9 to 11 मंथ में इस तरीके से करके ट्रीट कर देंगे। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि इंजेक्टेबल से अगर रेजिस्टेंट है पेशेंट, इंजेक्टेबल से अगर रेजिस्टेंट होगा तो आपको केवल ओरल ड्रग्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, तब आपको 18 to 20 मंथ्स का रेजिमेन देना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार शॉर्ट में हम लोग रेजिमेन लिख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ही आगे चल के देखेंगे इसको क्या क्या होता है। तो 4 to 6 मंथ की बात किया जाए तो 4 to 6 मंथ हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन प्लस कोई भी इंजेक्टेबल जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, इनमें से कोई एक इंजेक्टेबल दे देंगे, कैनामाइसिन, एमिकामाइसिन, ठीक है। और ईटीओ मतलब इथियोनामाइड, ये भी हम लोग डायग्राम में कल देख लेंगे। क्लोफाजिमीन, CFZ, इसके अलावा पायराजिनामाइड। और अगर आइसोनियाजिड से रेजिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे अगर आप रिफेम्सिन रेजिस्टेंस की बात करें, यहाँ पे आइसोनियाजिड रेजिस्टेंस नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने बात किया रिफेम्सिन रेजिस्टेंस की। अगर आइसोनियाजिड भी होता तब तो एमडीआर टीबी हो जाता। तो अगर यहाँ पे आइसोनियाजिड रेजिस्टेंस नहीं है तो इसको भी दे देंगे। ये टोटल आपको 4 to 6 मंथ्स देने हैं। बीच बीच में हम लोगों ने कल्चर कराना है, देखना है कि बैक्टीरिया अभी भी प्रेजेंट है कि नहीं है। फिर उसके बाद 5 मंथ के लिए हम लोगों ने फिर से मॉक्सीफ्लॉक्सासिन को कंटिन्यू रखा, इसके अलावा क्लोफाजिमीन को कंटिन्यू रखा, और पायराजिनामाइड और इथम्ब्यूटॉल। तो ये आपका रेजिमेन 5 मंथ के लिए आप और दोगे, टोटल 9 to 11 मंथ। शॉर्ट में थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग, अगर आपका
ऑल ओरल लॉन्गर रेजिमेन की बात किया जाए, कल इसको डिटेल में रिवाइज भी करेंगे। ऑल ओरल लॉन्गर एमडीआर रेजिमेन, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी रेजिमेन। अब यहाँ पे इंजेक्टेबल हम यूज नहीं कर पाएंगे, मान लेते हैं कि उसको इंजेक्टेबल से रेजिस्टेंस है, ठीक है। नो यूज ऑफ इंजेक्टेबल ड्रग्स। अब रेजिमेन आपका लंबा हो जाएगा, नो यूज ऑफ इंजेक्टेबल एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। यहाँ पे बात किया जाए जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 years। अगर देखा जाए तो मिनिमम 18 to 20 months, मतलब 1.5 साल से 20 महीने तक। देख लेते हैं ड्यूरेशन 18 to 20 months, है ना, इवन अप टू 2 year भी हो सकता है। अगर एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस है तो 2 year से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग ओरल लॉन्गर एमडीआर रेजिमेन की बात कर रहे हैं। देखिए जब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस या एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की बात करते हैं तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि जो बताया जा रहा है एग्जैक्टली यही फॉलो हो, क्लिनिशियन पे भी डिपेंड करता है। बीच बीच में हमें कल्चर सेंसिटिव करा के देखना होता है कि रेजिस्टेंस बीच में तो नहीं डेवलप हो गया। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन एक जनरलाइज पिक्चर आपको दी जा रही है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 18 to 20 मंथ्स के लिए ड्रग्स देंगे, जिसमें बिडाक्विलिन 6 मंथ तक देंगे। 18 to 20 मंथ्स, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं BDQ मतलब बिडाक्विलिन, इसको 6 मंथ दे देंगे। इसके अलावा आप कंटिन्यू करेंगे हम लोग लिवोफ्लॉक्सासिन, इसके अलावा लाइनिजोलिड, ये सब भी हम लोगों ने पढ़ा है, प्लस क्लोफाजिमीन प्लस साइक्लोसेरीन। ये सब जो डिटेल्स है इन ड्रग्स की क्या क्या टॉक्सिसिटी है हम लोगों ने थोड़ा बहुत चार्ट में देखे हैं, बाकी चीजें हम लोग कल देख लेंगे। एक बार फिर से हम लोग एमडीआर टीबी की बात अगर करें तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग देखते हैं रिफेम्सिन से रेजिस्टेंस है कि नहीं है। रिफेम्सिन से नहीं है तो अब देखेंगे आइसोनियाजिड से रेजिस्टेंस है कि नहीं, या किसी एक मोनो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस की बात करें जिसमें रिफेम्सिन को हम लेते भी नहीं है, ठीक है। तो रिफेम्सिन रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी एक फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के अगेंस्ट अगर रेजिस्टेंस है तो उसको हटा के हम लोग लिवोफ्लॉक्सासिन कर देंगे, इंटेंसिव एक्सटेंसिव खत्म करके 6 महीने तक देंगे। अगर रिफेम्सिन रेजिस्टेंस है या एमडीआर टीबी है या एक्सटीआर टीबी है तो हम लोग ये देखेंगे इंजेक्टेबल यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर इंजेक्टेबल यूज कर पाएंगे तो 9 to 11 मंथ्स में ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा। पहले 4 to 6 मंथ देंगे कुछ ड्रग्स, फिर 5 मंथ के लिए बाकी ड्रग्स को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे इंजेक्टेबल दे पा रहे हैं, कैनामाइसिन एमिकासिन दे पा रहे हैं, इसके अलावा इथियोनामाइड, क्लोफाजिमीन, पायराजिनामाइड, और अगर केवल रिफेम्सिन रेजिस्टेंस है तो यहाँ आइसोनियाजिड भी देना है, और बाकी चीजें कंटिन्यू कर दोगे आप। ऑल ओरल, अब इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, 18 to 20 मंथ लगेगा। यहाँ पे आपको बिडाक्विलिन 6 मंथ तक देना है, 3 times a week अप टू 6 मंथ। इसके अलावा लियोफ्लॉक्सासिन, लाइनाजोलिड, क्लोफाजिमीन और साइक्लोसेरीन, ये सब चीजें हम लोग कल